Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ अगस्त 2022 और जिसके साथ हमारा ये जो पूरा मंथ है वो भी कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट MCQ के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। देखिए बेसिकली ऐसा इंडेक्स है जिसमें हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसका आपको सोल्यूशन कितनी देर में मिल गया, आपने कोई फीडबैक दर्ज करवाया, उसका रिस्पॉन्स आपको कितनी देर में मिल गया। तो वो सब जो चीज़ें हैं दैट इज़ रिगार्डिंग ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिकली, कि आपकी सारी जो समस्याएं हैं, सारी जो सुविधाएं हैं आपको वो इलेक्ट्रॉनिकली ही आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, द असेसमेंट वाज कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। देखिए ये जो डिपार्टमेंट है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। तो ये जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। तो हाँ, इसके द्वारा ही ये जो इंडेक्स है निकाला जाता है कि बेसिकली कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने काफ़ी अच्छा काम किया है फॉर प्रोवाइडिंग द ई गवर्नेंस टू सिटीजन्स। सेकेंड ऑप्शन, द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वॉज रैंक्ड फर्स्ट अमंग दी ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पोर्टल। कि हाँ, जो भी चीज़ें MHA के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं वो सबसे नंबर 1 पर हैं और बाकी और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बाकी नंबरों पर हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया है और जिसमें लोगों की बातें सुनी गई हैं। सारे जो पोर्टल्स हैं वो अप टू डेट हैं, ऑनलाइन चीज़ें पता रहती हैं लोगों को कि क्या कर रही है मिनिस्ट्री या क्या नहीं कर रही है। सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन शो की जाती हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी कर रही है MHA। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एट नंबर 1। तो ये ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट भी सही था। पूछा क्या है आप लोगों से करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका C, बोथ 1 and 2। और अगर पूछते हैं कि किन पैरामीटर्स के हिसाब से बताते हैं कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, तो आंसर इज 4 पैरामीटर्स हैं। 4 पैरामीटर्स कौन से? पहला एक्सेसिबिलिटी, कि आपको जो वेबसाइट है सारी की सारी वो कितनी एक्सेसिबल है, वो कितनी आपको सुविधाजनक है कि हर चीज़ वहीं पर ही है जहाँ पर उसको होना चाहिए। सेकंड, कंटेंट अवेलेबिलिटी, कि जो भी आप ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी रिपोर्ट MHA ने पब्लिश करी थी, आप वो ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत ढूंढना ना पड़े, उसे आपको मिल जाए कि हाँ ये सारी रिपोर्ट्स रही MHA के द्वारा, 2023 में ये आई, 2022 में ये आई, 2021 में ये आई। देयर इज क्लियर कट क्लासिफिकेशंस। ये है। थर्ड है ईज ऑफ यूज एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि बहुत ईजिली आप इसको यूज कर पा रहे हैं और साथ में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर भी है। दैट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू हैक। एंड लास्ट इज प्राइवेसी फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल्स। ये भी प्राइवेसी का भी एक इशू है कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जो प्राइवेसी है वो दैट शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। एक्सेसिबिलिटी हो गया, आपका कंटेंट अवेलेबिलिटी हो गया, इजी ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी की बात अगर हम करें तो 4 पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को नंबर 1 पर रखा गया है बाय दिस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे
Consider the following statements regarding National Institutional Ranking Framework NIRF 2022 की जो रिपोर्ट है उसने काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं, चाहे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हों, टॉप कॉलेजेस हों, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टॉप डेंटल इंस्टीट्यूट, है ना, तो टॉप आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूट, इन सब में हर किसी को कोई ना कोई आप कह लीजिए कि रैंक दिया है। तो NIRF का खास बात यही होती है कि वो हर एक कैटेगरी में हर एक को डिसाइड करता है कि कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? IIT मद्रास रैंक्ड एज ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट, कि ओवरऑल ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये, चाहे इसमें हम फैकल्टी की बात कर लें, चाहे इसमें हम लोग एजुकेशन क्वालिटी की बात कर लें, चाहे लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर लें। तो यस, द आंसर इज IIT मद्रास, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, IIM अहमदाबाद रैंक बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। मैनेजमेंट जितने भी IIMs हैं, IIM रोहतक हो गया, IIM अहमदाबाद हो गया, इन सब में से जो IIM अहमदाबाद है दैट इज एट नंबर 1। तो ये बात भी हमारी सही है और काफ़ी सालों से नंबर 1 पर ये रहता हुआ भी आया है, तो ऐसा नहीं कि पहली बार आया है। तो नॉर्मली ये ही जो इंस्टीट्यूट है वो नंबर 1 पे रहता है इन दिस कैटेगरी। दोनों ही बातें सही हैं, तो आंसर रहेगा आपका बोथ 1 and 2 बिकॉज पूछा है करेक्ट। लेकिन इसके साथ आपको ये पता हो कि जो और कैटेगरीज NIRF में रिलीज की गई हैं उनमें कौन टॉप पर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ओवरऑल तो हमने देख लिया IIT मद्रास है, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपकी IISc बेंगलुरु, ये आप ध्यान रखेंगे। बेस्ट मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद हम लोगों ने देख लिया। बेस्ट मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली का एम्स, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT मद्रास, अगेन इंजीनियरिंग हो चाहे ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट हो, इसमें मद्रास जो है वो टॉप पर है। डेंटल कॉलेज सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज चेन्नई। तो एग्जाम में क्या होता है ना कि यहाँ पर वो अवार्ड्स लिखे होंगे कि बेस्ट ये हैं, यहाँ पर लिखे होंगे किसको मिले हैं, तो आपने मैच करना होगा। तो फिर आपको ये सारे के सारे एक बार देखने पड़ेंगे। जैसे आगे अगर हम देखें बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, तो जामिया हमदर्द दिल्ली वाले एरिया में ये है यूनिवर्सिटी। बेस्ट आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट ये है IIT रुड़की उत्तराखंड वाले एरिया में। बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु वाले एरिया में। एंड लास्ट इज बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस कॉलेज न्यू दिल्ली। एक तो बेस्ट कॉलेज है, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है और एक ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं। IIT मद्रास इज ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट यूनिवर्सिटी IISc बेंगलुरु और बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस। ठीक है, तो आपने बाकी सारे और भी याद रखने ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर इनके ऊपर जो क्वेश्चन पूछेगी उनके ऊपर ना भी अगर आए, इनके ऊपर अगर आए तो आपको पता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। कि हम लोगों ने बेसिकली एक जो एरिया है पानी वाला उसके ऊपर जो सोलर पैनल्स हैं वो फ्लोट करवाए हुए हैं और ये इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वो बन गया है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1, इट इज इंस्टॉल्ड इन केरला। ओके, एंड यस इट इज इंस्टॉल्ड इन केरला। सेकेंड, इट इज कमीशन बाय टाटा पावर सोलर सिस्टम, ए सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर। ये जो है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है। तो वो जो कंपनी है दैट इज यस टाटा पावर सोलर सिस्टम, जो कि सब्सिडरी एक तरीके की टाटा ग्रुप्स की ही। तो ये बात भी हमारी सही है। पूछा क्या है आप लोगों से, चूज दी इनकरेक्ट। तो जब दोनों ही करेक्ट है तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, नाइदर 1 नॉर 2 बिकॉज बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, नाइदर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर हम देखें इसमें तो ये अराउंड 350 एकड़ वाटर बॉडी में फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा 101 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जो है जनरेट करेगा। इससे पहले जो सबसे लार्जेस्ट था वो तेलंगाना में रामागुंडम जगह पर था जो कि 100 मेगावाट का था। दिस हैज़ बिकम द लार्जेस्ट बिकॉज इट इज़ जनरेटिंग अराउंड 101.6 मेगावाट कैपेसिटी इन केरलाज बैक वाटर्स। तो इसको ध्यान रखेंगे कि अब सबसे लार्जेस्ट वाला ये वाला हो गया है फ्लोटिंग का अगर हम बात करें तो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेंडर गैप इंडेक्स 2022। देखिए ईयर आप लिख लेंगे साथ साथ क्योंकि 21 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। तो जो एग्जाम में पूछा गया होगा वही ये आपने ध्यान रखना है। अगर पेपर में ईयर नहीं लिखा होगा तो जो सबसे लेटेस्ट होगा वही आपने कंसिडर करना है और उसके हिसाब से फिर आपने आंसर मार्क करने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। देखिए जेंडर गैप रिपोर्ट तो वैसे ही बहुत फेमस है, हरियाणा में, पंजाब में, UPSC में बहुत बार चीज़ें पूछी गई हैं इसके रिगार्डिंग कि ये जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है। तो आंसर इज यस WEF।
सेकेंड, इंडिया इज रैंक्ड 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। देखिए, आपने नॉर्मली ना एक पेज लेना है, उस पेज पर ना आपने सारे अब इंडिया के रैंक लिखने शुरू कर देने हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 6 मंथ्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने करंट अफेयर्स के। तो अब जितने भी इंडेक्स हम लोगों ने करे हैं, फॉर एग्जांपल HDI अगर हम लोगों ने किया है, जेंडर गैप इंडेक्स हम लोगों ने किया है, या फिर नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट हम लोगों ने करी है, कोई भी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर हम लोगों ने किया है, इन सब में इंडिया के रैंक कितने हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और आप इस पूरे इंडेक्स को ना एक ही जगह पर लिखना, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अदरवाइज होगा क्या ना, एक इंडेक्स वहाँ लिखा होगा, एक इंडेक्स वहाँ लिखा होगा, और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई वो वाला ये था या ये वाला वो था। तो आप एक ही पेज पर सारे इंडेक्स आप लिखना, रिलीज किसने किया उसके बीच में हल्का सा ब्रैकेट डाल के लिख देना, और रैंक तो पता ही होगा हमें रैंक लिखने के साथ साथ। और पैरामीटर्स अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पैरामीटर को अपने ध्यान में रखना है कि किस लेवल पर जाकर जो चीज़ें हैं वो रिलीज की जाती है। ठीक है, अगर हम इस जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो हाँ, इंडिया का जो रैंक है दैट इज 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। दोनों ही बातें सही हैं, आंसर क्या रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। लेकिन इसके साथ ये नहीं खत्म होता, इसके साथ हमें एक चीज़ और भी देखनी है कि व्हाट आर दी बेसिक पैरामीटर्स ऑफ जेंडर गैप इंडेक्स। अगर हम पैरामीटर्स की बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे कि इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो पहला पैरामीटर्स देख लेते हैं कि सबसे पहला है 4 पैरामीटर्स के हिसाब से। जैसे अगर हम जेंडर गैप की बात करते हैं कि जो विमेन और मेन है उनके बीच में कितना डिस्पैरिटी है, वो डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ जॉब, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वही ही पैरामीटर होने चाहिए इसके भी। तो जैसे पहला है आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि कितना आप काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको सेम पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिर एजुकेशनल अटेनमेंट, कि अगर जो मेल्स हैं वो इंजीनियरिंग तक आराम से पढ़ पा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक आराम से पढ़ पा रहे हैं, तो जो विमेन हैं वो +2 या फर्स्ट ईयर तक पढ़ पा रही हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गैप है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, कि जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ मेन को अवेलेबल हैं, क्या उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ विमेन को भी अवेलेबल हैं। तो इसीलिए इंडिया का जो रैंक है वो काफ़ी पीछे है, और इस इंडेक्स में तो इस सब इंडेक्स में 146 रैंक है इंडिया का, मतलब हेल्थ एंड सर्वाइवल में इंडिया सबसे ज़्यादा नीचे है। तो ये भी ध्यान रख लेंगे हम लोग। और साथ में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की कितने ज़्यादा जो फीमेल्स हैं दोज आर इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सर्वाइवल प्लस एजुकेशन, ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से जो इंडिया है उसका रैंक 135 है आउट ऑफ 146। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क भी ये है कि आपने देखना है कि ये जो इंडेक्स है उसमें टॉप किसने किया है, क्या फर्स्ट रैंक किसी को दिया भी गया है कि नहीं दिया गया है। तो आपने एक बार पढ़ना है इसे, और अगर आपको नहीं मिलता है इसमें तो आपने फिर एक बार गूगल करके देख लेना है कि किस कंट्री ने टॉप किया है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, एक तो होता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको वीपो करता है रिलीज, एक है आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जिसको करता है नीति आयोग रिलीज। इसमें हम यही बात करते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने इनोवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़िया कर दी है। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग, यस। सेकेंड, अमंग मेजर स्टेट्स कर्नाटका सिक्योर टॉप रैंक एंड मणिपुर टॉप्ड अमंगस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। देखिए, जनरली होता क्या है ना, इंडिया में जितने भी इंडेक्स हैं उसमें हम लोगों ने कैटेगरीज बनाई हुई है। लार्ज स्टेट अलग है, यूटीज अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिल स्टेट्स अलग हैं। क्योंकि अगर आप लार्जेस्ट स्टेट्स को कंपेयर करोगे विद दी अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो देयर विल बी डिस्पैरिटी, क्योंकि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है दोनों का अलग अलग है, और इसीलिए जो मेजरमेंट है दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन है वो भी अलग अलग ही करी है। और अगर हम देखें तो मेजर स्टेट्स में यस कर्नाटका ने टॉप किया है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में मणिपुर ने टॉप किया है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है यूटीज़ की, यूटीज़ में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, सेकंड भी सही है। पूछा क्या है आप लोगों से, इनकरेक्ट, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका डी, नाइदर 1 नॉर 2।
ऑप्शन डी इज द आंसर। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी कैटेगरीज होती हैं और क्या बेसिकली पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स अगेन वही कि कितना ज़्यादा आपके यहाँ पर इनोवेशन के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, आपके यहाँ पर ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वो सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपने देखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट ऑल द कमर्शियल व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट विद व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस एंड विद द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। पूरे इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये पहला स्टेट बन चुका है जिसमें सभी जो डिवाइसेस हैं वो इसके द्वारा कनेक्टेड हैं और जो कॉन्टिन्यूअस लोकेशन है वो पता लगती रहेगी ऑफ ईच एंड एवरी व्हीकल। ऑप्शन नंबर क्या है आपके? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या नन ऑफ द अबव। तो ये करने वाला जो हिमाचल प्रदेश है दैट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, ध्यान रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति ना नॉर्मली आपको इससे भी पता होना चाहिए कि जो एक हम लोगों ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था कि अगर हमारे यहाँ पर अगर हमारे पूरे इसमें एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट है जो हम पे नज़र रख रही है, तो उसको भी अगर हमें मार गिराना है तो उसको करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट मिसाइल्स को देखा था और मिसाइल्स के थ्रू हम लोगों ने वो सैटेलाइट जो है वो मार गिराई थी और उसी मिशन को हम लोग क्या बोलते थे? मिशन शक्ति। तो ये भी एक मिशन शक्ति ही है। तो पेपर में अगर आती हैं चीज़ें तो आपने दोनों ध्यान रखनी है कि मिशन शक्ति एक तो ये DRDO प्लस इसरो वाला भी है। DRDO की मिसाइल थी और सैटेलाइट आपकी इसरो की थी, तो इनके द्वारा जो है ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो ये भी हो सकता है। और ये जो मिशन शक्ति है आपका जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। अगर मिशन शक्ति वो दो ऑप्शंस होते हैं तो भी आपने ठीक मार्क करना है और अगर ये आता है तो भी आपने ठीक मार्क करना है, क्योंकि उसके बाद जो डिसाइड होगा कि ये क्वेश्चन रखना है कि नहीं रखना है दैट विल बी डिसाइडेड बाय दी अगेन कमीशन। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि दोनों के नाम ही मिशन शक्ति थे, दोनों में कोई कन्फ्यूजन मत रखना आप। ऑप्शन नंबर 1, इट हैज़ 2 सब स्कीम, संबल एंड सामर्थ्य। संबल और सामर्थ्य की 2 स्कीम्स हैं जिसमें हम नॉर्मली जो विमेन की सिक्योरिटी है उसको इसमें इन्हांस करने की कोशिश करते हैं एंड सामर्थ्य में हम लोग उसकी जो आप कह लो कि एम्पावरमेंट है उसकी बात करते हैं। एम्पावरमेंट कैसे होगी? बाय प्रोवाइडिंग हर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। तो मिशन शक्ति में हम जनरली चाह रहे हैं कि जो विमेन है उनको हम कॉन्स्टेंट एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाए। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर ये सारा जो ऑब्जेक्टिव है विमेन के रिगार्डिंग ही है तो मिनिस्ट्री भी कौन सी इन्वॉल्व होगी? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पूछा गया आप लोगों से, करेक्ट, दोनों ही सही हैं। आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि मिशन शक्ति वो भी है, DRDO प्लस इसरो वाला एंटी सैटेलाइट टेस्ट, और ये भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जिसके हिसाब से पूछा जाएगा उसके हिसाब से फिर आपने कोट करना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये रिप्लेस कर चुके हैं बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? FSIB विल रिप्लेस BBB एज अ प्रोफेशनल बॉडी विद ऑटोनॉमी इन इट्स अफेयर्स। जो BBB था, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो था, उसके पास देयर वाज लेस काइंड ऑफ ऑटोनॉमी कि अपने डिसीजन लेने में उसको थोड़ा सा पावर कम दी गई थी। तो उसी चीज़ को ठीक करते हुए FSIB को ये जो पावर है ये हम लोगों ने दे दी है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second, it will act as a single entity for making recommendations for appointments to of whole-time directors and non-executive chairman of public sector banks and financial institutions except insurance companies। देखो जितनी बड़ी कंपनीज हैं हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक है, नॉन बैंक्स हैं, NBFCs हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन सब के जितने भी होल टाइम डायरेक्टर्स हैं ना, जो अल्टीमेटली इस पूरी कंपनी को संभालते हैं वो, और जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, उन सब की जो अपॉइंटमेंट है, यस दैट विल बी डन बाय FSIB सो दैट ट्रांसपेरेंसी कैन बी मेंटेन ना, कि एक पर्टिकुलरली कोई कंपनी जो है उसका पूरा जो देखरेख है वो जो थर्ड पार्टी है उनके हाथों में भी है, ताकि कोई भी करप्शन ना हो और कोई भी धांधलेबाजी ना हो। तो ये जो लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट कि इंश्योरेंस कंपनीज की को छोड़कर सबकी अपॉइंटमेंट ये करेगा, दैट इज रॉन्ग।
क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें हम लोगों ने इंक्लूड करी हुई हैं। तो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज यस राइट, प्रोफेशनल बॉडी है, रिप्लेस कर दिया है BBB को। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो ऑप्शन 1 ओनली विल बी दी करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और अभी रिसेंटली ही जो है मिस्टर भानु प्रताप शर्मा जो है ये फर्स्ट हेड ऑफ FSIB बन चुके हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन इनके नाम के ऊपर भी आता तो पता हो आपको कि मिस्टर भानु प्रताप शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट हेड ऑफ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ FSIB। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वरुण ड्रोन। वरुण ड्रोन है, ड्रोन बेसिकली होते हैं जो कि पायलटलेस होते हैं और जिनको हम लोग नीचे ग्राउंड लेवल से ही रेगुलेट करते हैं कि ये यहाँ जाएंगे या वहाँ जाएंगे। तो वरुण जो ड्रोन है वो हम लोग ने रिसेंटली बनाया है अभी। फर्स्ट ऑप्शन इसके बारे में क्या है, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन कैरिंग ड्रोन। नॉर्मली क्या होता है ना, ड्रोन्स को हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी यूज़ करना है कि कोई भी चीज़ पहुंचानी हो कहीं पर, या फिर सर्वेलेंस के लिए कि कोई भी चीज़ देखनी हो कि कोई स्मगलिंग ना हो, कोई भी लीगल ट्रेडिंग ना हो किसी नॉर्मल एरिया में, तो उसके लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। लेकिन पहली बार जो वरुण ड्रोन है हम लोगों ने बनाया है जो कि ह्यूमंस को कैरी कर सकता है, तो यस इट हैज़ अ सम पेलोड कैपेसिटी भी। ऑप्शन सेकेंड, इट हैज़ अ रेंज ऑफ 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। देखिए जो ड्रोन्स होते हैं बैटरीज पे चलते हैं, तो और ऊपर से आपने इंसान भी बिठा दिया इसमें तो थोड़ा सा कम चलेगा, 250 बहुत हो जाते हैं, तो 250 नहीं है, ये सिर्फ 25 किलोमीटर है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, थर्ड, इट कैन कैरी 2 पर्सन्स इनसाइड। अब मुश्किल से तो हम लोगों ने एक बिठाने के थोड़ा सा जहमत करी है, तो सेकेंड 2 नहीं है इसमें, ओनली 1 पर्सन कैन सिट इनसाइड दिस ड्रोन। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो ऑप्शन 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर शुड बी क्या, A 1 ओनली। आप ध्यान रखेंगे 225 किलोमीटर इसकी रेंज है, और अगर हम बात करें तो ओनली 1 पर्सन कैन सिट इनसाइड। और ये जो ड्रोन है वो स्पेशली इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। इंडियन नेवी जो कि नॉर्मली सर्वेलेंस का जो काम है करवाएगी नियर द कोस्ट, तो उसके लिए बनाया गया है स्पेशली ये। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है दैट इज़ 130 kg, कि एक टाइम पर 130 किलोग्राम जो है ये पेलोड को मतलब उसको कैरी कर सकता है, और अराउंड आधे घंटे से लेकर 33 मिनट्स तक ये आराम से फ्लाइट में रह सकता है विदाउट बीइंग चार्ज्ड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। वरुण ड्रोन है, ये इंडिया का पहला पायलटलेस ड्रोन है और जिसके अंदर ह्यूमन बैठ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग INS सिंधु ध्वज। जिस भी INS के आगे सिंधु वर्ड लग जाता है दैट इज दी सबमरीन, वो सबमरीन है। और वो सबमरीन कौन सी है, 2000 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज अ डीजल इलेक्ट्रिक क्लास सबमरीन। ठीक बात, सिंधु वर्ड लग गया है इसके आगे। इसके अलावा कौन सी होती है, इसके अलावा होती है न्यूक्लियरली पावर्ड, कि न्यूक्लियर पावर्ड जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी निकल रही है उससे ये जो सबमरीन है वो चलती है। जैसे हमारे यहाँ पर INS चक्र है, दैट इज द फर्स्ट इन इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, है ना। तो लेकिन ये वाली जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक हैं, जिनको बार बार हमें जो डीजल है वो प्रोवाइड करते रहना पड़ता है, और इनकी एफिशिएंसी हल्की सी कम है। कन्वेंशनल क्लास है ये, जो हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। सेकेंड, इट वॉज रिसेंटली कमीशनड इन इंडियन नेवी। देखो सिंधु जो क्लास है ये हम लोग बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो ये भी कमीशन नहीं हुई है। हमारा अभी मकसद है कि हम लोग जितनी भी सबमरीन्स को इंस्टॉल करें दो शुड बी न्यूक्लियर पावर्ड। तो ये अभी कमीशन नहीं हुई है, बल्कि न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज इट हैज़ डीकमीशन फ्रॉम इंडियन नेवी। इट हैज़ बीन डीकमीशन फ्रॉम इंडियन नेवी। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, फर्स्ट सही है। पूछा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, तो A 1 ओनली इज द आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। अच्छा एक बात किसकी खास एक और ये भी है कि जो ये सारी सबमरीन्स हैं ये हम लोगों ने रशिया से ली है। तो दीज आर नॉट इंडिजिनसली डेवलप्ड, दीज आर बिल्ट बाय रशियन फर्म सेवमैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग INS दूनागिरी।
Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.